लास्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, फटाफट आपको बता दूं कि किस तरह का एक्शन दुनिया भर के बाजारों में। पहले तो एसजेएक्स निफ्टी 20 से 30 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता दिख रहा है, यानी कि एसजेएक्स निफ्टी पर 8,400 का लेवल है। प्रीमियम थी बहुत ही कम, कितनी आपको बता दूं, 17 पॉइंट की। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 8,380, 8,375 इस लेवल के ऊपर ही खुलेंगे। अच्छा, एशिया देखिए, हांगकांग 1% नीचे थोड़ा गिर गया है, ताइवान नीचे, शंघाई नीचे, तो सारे नीचे हैं। और बाकी देख लें किस तरह का रुझान है। कोरिया भी 0.5%, सिंगापुर 0.5% नीचे आ रहे हैं, एक भी हरे निशान में नहीं है। तो आज तो सब साथ में गिर रहे हैं और वही असर हमारे यहाँ भी दिख रहा है। बट अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि ये सब ज्यादा गिर रहे हैं, हम तो 1/4% ही नीचे हैं, तो हम उतना नहीं गिर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 101.43, वही 101 से लेकर 102 की रेंज में डॉलर इंडेक्स का जो मामला है वही आज भी नजर आ रहा है। 68.15 ये था लेवल हमारे डॉलर और रुपए के प्रदर्शन का। 6 पैसे की मजबूती दिखी थी रुपए में। तो आज देखना होगा किस तरह से हम वहां शुरुआत करते हैं। ये हो गया आपके लिए इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का रुझान। आइए अब दूसरे स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर आज एक्शन होने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में गौरव, अगर आपकी कोई राय है खरीदारी या बिकवाली की। हालांकि खबर ये आई है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ाए आजकल, लेकिन इन खबरों का बहुत असर तो होता नहीं है। लेकिन क्रूड स्टेबल है, रुपया स्टेबल है, उस लिहाज से क्या एचपीपी आईओसी कोई ट्रेड है आपका? देखिए, आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा इसमें कोरिलेशन हो नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन आईओसी का अच्छा लग रहा है। 355 के ऊपर आईओसी अगर आता है तो आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 365, 368 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लुक्रेटिव रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर में अगर आता है तो मुझे लगता है काफी अच्छा है। हिंद पेट्रोल में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, ऊपर के लेवल्स पे काफी कन्वर्टिंग हो रही है, तो 500 के ऊपर अगर जाएगा तो ही अच्छा है। अदरवाइज फिर एक लुढ़क के आपको 470, 475 एक बार आ सकता है। तो आईओसी इज बेटर ऑफ द लॉट। तो ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर राय। और अविनाश कह रहे थे कि आईजीएल खरीद लीजिए। देखिए, पेट्रोल और डीजल तो महंगा हो रहा है, तो शायद गैस वाली गाड़ियां ज्यादा बिके, आईजीएल पर रखिए नजर। लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। बाजार बंद होने के बाद आएंगे ये नतीजे, और नतीजों से पहले पिछले हफ्ते मुझे याद है काफी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि नतीजे इस बार अच्छे आ सकते हैं। क्या अनुमान है अविनाश? रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन जनरली नतीजों से पहले दिखाता भी है, और हमने देखा ऐसा होता हुआ आ रही है। क्या उम्मीद है? आई थिंक नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। आई थिंक बट जो नोटिसेबल बात रहेगी वो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पे रहेगी। और मेरे ख्याल से मार्केट्स ये बात भी क्लोजली वॉच करेगा कि इनका जो जियो ऑफर मार्च में खत्म हो रहा है, इसके बाद मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि क्लियरली इन्होंने जो लॉन्च किया था वो और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स और जो कमेंट्री आएगी टेलीकॉम बिजनेस स्पेशली जियो पे, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अगर मैनेजमेंट कमेंट करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा अपटिक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए रिलायंस के नतीजे पर। एक राय एफएनओ ट्रेडर्स के लिए गौरव से भी ले ली जाए। गौरव, कुछ पोजीशंस बनी है रिलायंस में नतीजों के पहले, और यदि हाँ तो किस तरफ? देखिए, इसमें पोजीशंस पहले से है, लॉन्ग पोजीशंस है, इसमें रोलर्स भी ठीक ठाक से थे, लेकिन इसमें अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनी है। और एड ऑफ द नंबर्स मुझे इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, एक 1100 कॉल ऑप्शन काफी अच्छी सेलिंग पिछले 3-4 सीरीज से थी, तो अगर 1100 का आंकड़ा अगर पार करता है तो मुझे लगता है 30-40 रुपए आपको बहुत इजीली आपको और बहुत स्विफ्टली आपको देखने मिल सकते हैं। तो रिलायंस पर रखिए नजर। और एक यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर भी आपको दे देते हैं। सीएनबीसी आवाज जो चैनल है उसका स्वामित्व है टीवी 18 नेटवर्क 18 के पास, और उसको ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं? जुबिलियंट फूडवर्क्स, प्रतीक पोटा साहब हैं जो सीईओ हो गए हैं अब। और आपको याद होगा अजय कौल ने इस्तीफा दिया था 1 अप्रैल को, उसके बाद से इनको सीईओ नहीं मिल रहे थे, अब इनको मिल गए हैं। तो आज स्टॉक पर भी बात होगी। और ये सीईओ की जो खासियत है वो ये है कि इन्होंने डर के आगे जीत है। आपको याद है एक कैंपेन आया था माउंटेन ड्यू वाला, वो इन्होंने संभाला था। और नींबूज का भी रीलॉन्च इन्होंने किया था। पेप्सिको से आ रहे हैं, तो पहले हाँ पेप्सिको से तो पहले पिलाने का काम करते थे, अब खिलाने का काम करेंगे। ये आपने बात बताई। तो इंटरेस्टिंग होगा कि जुबिलेंट फूड में किस तरह की तेजी आज बनती है इस खबर के अंदर पर। उससे थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन खुल गया है। तो
पहले उस पर नजर डाल लें कि प्री ओपनिंग सेशन में हमारी शुरुआत कैसी हो रही। 167 पॉइंट ऊपर है। ये तो विराट कोहली और केदार यादव वाली इनिंग नजर आ रही है मुझे सुबह। चलिए, तो 15 अंक ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स मजबूती के साथ क्यों खुल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज 3% मजबूत है, एसबीआई 2% मजबूत, कोल इंडिया 1.5% मजबूत। ये कुछ एक शेयर हैं जो हर निशान खुलते हुए दिखे। 68.24 9 पैसे की कमजोरी रुपए में। रुपया एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है, वरना वैसा ही मामला है, कोई खास रुझान बन नहीं रहा तेजी या मंदी का। तो करेंसी मार्केट में आज फिर से थोड़ी सी कमजोरी होती हुई दिखी है। 9 पैसे के नुकसान के साथ हमने करेंसी मार्केट की शुरुआत की। ये आपके लिए पहला संकेत हो। जो बात हम जुबिलेंट की कर रहे थे, आगे बढ़ाने उसे। बिल्कुल। तो IIM कलकत्ता से बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं। ये 24 साल का एक्सपीरियंस है, भारतीय HUL जैसी कंपनियों में कामकाज कर चुके हैं। और एक दिक्कत थी जुबिलेंट फूडवर्क्स की, और वो ये थी कि रीलॉन्च मांगता है ये। देखिए पूरा चेन, अब तक मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि लोगों को परसेप्शन ऐसा है कि महंगा है इनका पिज्जा। ये बात तो सही है। हाँ, मैं तो भी सस्ता नहीं है पिज्जा। इस मामले में मैं भी और डंकिन डोनट्स भी एक और देखिए ऊंचा ब्रांड है। तो अल्टीमेटली हेमंत पिज्जा है क्या? हाँ, जो हम खाते हैं, यानी पिज्जा का बेस जो है वो रोटी है। हाँ, हम घी लगाते हैं, टॉपिंग है। वो चीज है। और जो सब्जी साथ में खाते हैं वो ऊपर की वेजिटेबल्स है। तो अगर आप यही घर पे बना के खाएं तो आपकी कॉस्ट मुश्किल से 50-60 रुपए, और वो उसके लिए 500 रुपए लगते हैं। हाँ। तो महंगा तो है। तो देखते हैं अब अनिल ये शेयर आज किस तरह से चर्चा में रहता है, क्योंकि अजय कॉल के बाद एक वॉइड हो गया था। लोग कह रहे थे पता नहीं नीचे से किसी को एलिवेट करेंगे या बाहर से किसी को लाएंगे। तो चॉइस तो प्रतीक रोटा जी की अच्छी चॉइस मानी जाएगी। अविनाश, क्या किया जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा ना कि इनका प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इनके लिए मेरे ख्याल से जो पहले का जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेंगे, ये कैसे प्रोडक्ट को रीलॉन्च करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि डिमांड डेफिनेटली सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ में भी इम्पैक्ट हो चुका है, स्टॉक काफी गिर भी चुका है लास्ट 12 मंथ्स में। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नए प्रोडक्ट्स और थोड़े से मिडिल सेगमेंट को अगर ये टारगेट करके कुछ लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली इसमें वापस इंटरेस्ट आ सकता है। हालांकि अभी भी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्लियरली आई थिंक ये एक फेवरेट स्टॉक है। तो देखना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस वो लाएंगे वो कैसे प्ले आउट होंगे। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च की बात आप कर रहे हैं ना अविनाश, एक कंपनी से हर एक मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। मार्केट शेयर को होल्ड करने के लिए आज से वो है मारुति। मारुति की जितनी गाड़ियां हैं उतनी शायद किसी कंपनी की नहीं होगी। बिल्कुल। और वो लगातार एक के बाद जब तक आप भूले उससे, मतलब आप ढंग से किसी प्रोडक्ट में लगता है बलिनो आई थी, डिलीवरी भी नहीं मिल रही थी। और नहीं, गिटारा के बाद आपके इग्निस आ गई, इग्निस के लिए लाइन लगी, फिर कुछ नया आ जाएगा। तो मतलब उनके लिए लाइन लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये इनको सीखना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वो फिएट बना दी, 40 साल तक रंग भी नहीं बदलेंगे, मॉडल भी नहीं बदलेंगे, शेप भी नहीं बदलेंगे, वो फिर चलता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मारुति तो अच्छा शेयर है ही। अच्छा, मैं देख रहा था इग्निस की आपने बात करी, नमूरा का लक्ष्य है 6575 रुपए का। ये जो अफोर्डेबल हैचबैक इन्होंने निकाली है ना इग्निस, अफोर्डेबल इज द वर्ड। यस, चाहे हाउसिंग हो चाहे कार हो। तो इस पर नजर रखिए। लेकिन देखिए प्रिंट मीडिया के शेयर, एचटी मीडिया, हमारे अगर 2 एक्सपर्ट्स को पसंद हो तो 10% ऊपर खुल रहा है, जो कि टारगेट भी बागले साहब दे रहे थे। इस पर रखिएगा नजर। तो प्री ओपनिंग सेशन में एचटी मीडिया पर रखिए नजर। जागरण प्रकाशन कुछ 2.5-3% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। और डीबी कॉर्प और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर होगी। ये सब मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए, और डीएलएफ में भी तेजी देखने को मिलेगी जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो आपने कहा ना, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसको अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दे तो हाउसिंग शेयरों के दिन बारे न्यारे हो सकते हैं। और वैसे भी रीट्स में सेबी ने जो शनिवार को बोर्ड बैठक करी, उसमें म्यूचुअल फंड्स को जो अलाउ किया 10% एक रीट में पैसा डालना, वो बड़ी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। तो ये तमाम स्टॉक्स आज हैं एक्शन में। लेकिन सारा एक्शन को समअप करना हो अगर आपको 2 या 3 मिनट में, तो सबसे बढ़िया तरीका ये कि हम इतनी बात करें उससे बढ़िया देख लीजिए आप स्टॉक 2020 का अपडेट। आज के 20 बेहतरीन प्लेयर्स जो तेजी और मंदी दोनों ही तरफ से एक्शन में दिखाने वाले हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नाल्को में सरकार सोच रही है कि एमआईपी लगा दिया जाए, यानी विदेश से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम के ऊपर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने पर एक बार फिर से समीक्षा हो रही है। गति में भी तेजी देखने को मिल सकती है और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 2 दिनों की बैठक जिस तरह से वापस से शुरू हुई है इंपॉर्टेंट जीएसटी काउंसिल की, यहां पर रैली बनेगी और लो कॉस्ट हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल सकता है इस बार बजट में। ये खबरें आई
रही हैं, इसीलिए अंसल हाउसिंग और गणेश हाउसिंग को टीम में शामिल किया है। आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा वो प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा जागरण प्रकाशन को दिया है, जो दैनिक जागरण जैसे बड़े ब्रांड चलाती है, और डीबी कॉर्प को फ्री हिट का दर्जा दिया है। जो अच्छी रैली इस पूरे के पूरे सेक्टर में देखने को मिलेगी। 26% से एफडीआई बढ़ाकर 49% होने जा रहा है। साथ ही नजर रखिए ऑयल एंड गैस कंपनियों पर। रिलायंस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन तेजी बनेगी चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में। और आज का पिंच हिटर स्टॉक होगा डेल्टा कॉर्प। कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले आज अच्छी रैली की अपेक्षा की जा रही है। खरीदारी पे फोकस है टीम पे पूरी तरीके से। डीएलएफ, पेनिनसुला लैंड और फिनिक्स मिल रीट्स के फैसले की वजह से चलेंगे। डीसीबी की बेहतर नतीजे, लेकिन डिवीज में इंपोर्ट अलर्ट आने की संभावना है, इस वजह से कमजोरी। एचटी मीडिया और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स दोनों ही एफडीआई बढ़ने की खबर पर तेजी दिखेंगे। सिकल लॉजिस्टिक्स को एक ऑर्डर मिला है एमपी गवर्नमेंट से, वो एक फायदा है। साथ ही प्रेसिडेंट कैमसॉफ्ट ने अपना एक स्टेक बेचा है, तो उसका फायदा हुआ। साथ ही एमसीएक्स पे नजर रखिए, ये एक डार्क हॉर्स और मल्टी बैगर स्टॉक यहां से बन सकता है। तमाम एक्सचेंजेस के आईपीओ आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन होगा इसका। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां आज दिखेगा जमकर एक्शन, इस पर होनी चाहिए आपकी नजर। और देखिए प्रिसीजन कैमशाफ्ट ये तो 10% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। सिकाल लॉजिस्टिक्स जो खबरों में 5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। और प्रिंट मीडिया वाले स्टॉक्स तो एचटी मीडिया 10% ऊपर, डीबी कॉर्प 2.5% ऊपर, जागरण प्रकाशन 1.5% ऊपर, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स ये भी 1% ऊपर है। और दो कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं इस हफ्ते। मैं देख रहा था हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स के 18 तारीख को और डीबी कॉर्प के 19 तारीख को। तो सीएलएसए ने डीबी कॉर्प के लिए 444 के टारगेट्स भी सुझाए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा अनडाउटेडली। खबर भी है, सेक्टर ऑफ द डे है ये, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। और ये जो अगर हो गया, और हो ही जाएगा, हो गया क्या मतलब होना ही है, जो 49% की हिस्सेदारी, तो फिर देखिए इन शेयरों में कैसे तेजी बनती है। और जो वित्त मंत्रालय अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला स्टॉक जो मैं पूछना चाहता हूँ, सिकाल लॉजिस्टिक, मेरे ख्याल से इस पर बात हुई। मानस का इस पे एक ओपिनियन लिया जाए। मानस, चार्ट्स देख के बताइए, अच्छी खबर है, 350 करोड़ का एक ऑर्डर कह सकते हैं जो इन्हें मिला है। इस खबर के दम पर क्या कोई तेजी बन सकती है, खरीदना चाहिए सिकाल? देखिए, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से 120 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। दिक्कत स्टॉक के लिए ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स पिछले अगर 3 हफ्ते की जो रैली हमने देखी है उसमें वॉल्यूम्स बेहतर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक दिक्कत है। बट फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है तो 180 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे। एक हर्डल दिखता है 225 रुपए के आसपास, अगर वो हर्डल क्रॉस होगा तो जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स हैं वो करीब करीब 256 और 260 की रेंज में आते हैं, तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। फ्रेश लॉन्ग मैं समझता हूं कि जब 225 के लेवल्स ब्रेक हो और वहां पर वॉल्यूम डेवलप हो तो आप फ्रेश लॉन्ग वहां पर बनाए, बट अगर आपके पास है तो बिल्कुल 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है। और वैसे भी देखिए आज लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भी अच्छा दिन है। जनरली जो जीएसटी काउंसिल के लिए जो पहले दिन जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते भी हैं। तो 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं और सहमति अगर बन गई ड्यूअल कंट्रोल वाले मुद्दे पर तो ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, यूनाइटेड फॉस्फोरस हम बात कर रहे थे शुक्रवार को, यहां भी मैंने खबर देखी ओवर द वीकेंड, यूपीएल जी हाँ, कि ब्राजील में करीब 63 फंजीसाइड्स हैं, उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। और ब्राजील के बाजार में भी यूपीएल का करीब करीब ओवरऑल आय का 20% हिस्सा वहां से आता है। सोयाबीन की क्रॉप के लिए वो फंजीसाइड्स यूज होते थे और इनके कंपटीटर्स के फंजीसाइड्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, यानी इनके लिए पॉजिटिव हो गया। तो हम उस दिन देख रहे थे कि अच्छी तेजी बन रही थी स्टॉक में भी, तो ये एक अच्छी खबर आई है। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी मैं इस पे पढ़ रहा था, तो ये एक और ऐसा स्टॉक है जो फोकस में रहा है। तो देखना होगा आज किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखा। एक और स्टॉक हेवल्स, इस पर गौरव की राय ली जाए। गौरव, हेवल्स के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे से पहले शुक्रवार को बेहद मजबूत दिन के हाई पर जाकर बंद हुआ, जबकि बाजार ढीला था। आज भी हरे निशान के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, 0.5% ऊपर है। यहां पर तेजी बन सकती है क्या? यदि हाँ तो क्या लेवल्स देखकर खरीदारी की जाए?
देखिए बन सकती है 370 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। इसमें पिछले 3 या 4 दिनों में अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और नॉट जस्ट ऑन फ्राइडे, उसमें अच्छे खासा ऑप्शन में काफी बाइंग हो रही है। 380 कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी बाइंग है। तो मुझे लगता है आपको ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 382 383 के आपको लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो हेवल्स पर रखिए नजर, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं, डेल्टा कॉप के नंबर्स भी कल आने वाले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए नतीजों के लिहाज से। लेकिन अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। DHFL और LIC हाउसिंग फाइनेंस। ग्रुप फाइनेंस के नंबर्स के बाद अब ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो जाते हैं। अविनाश, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसे आ सकते हैं इनके नंबर्स? एक चीज मैंने देखी थी, ग्रुप फाइनेंस के नंबर्स पे थोड़ी प्रोविजनिंग बढ़ गई थी, लेकिन काफी करेक्ट हो चुके हैं ये स्टॉक्स। ग्रुप पर भी राय दें और DHFL और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी राय बताएं। मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में नोटबंदी के बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इनके लोन बुक ग्रोथ पे जरूर आएगा हेमंत, बट ओवरऑल लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस और दीवान हाउसिंग में अच्छे नतीजे आएंगे। आई थिंक क्लियरली जो ट्रेंड हमने देखा है कि क्लियरली दिसंबर के महीने में थोड़ी सी लोन बुक ग्रोथ में मोमेंटम जारी हो चुका है। नवंबर में शायद थोड़ा सा इफेक्ट हो चुका था क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैश पेमेंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट ओवरऑल नंबर्स दीवान हाउसिंग और LIC हाउसिंग के अच्छे आएंगे। एसेट क्वालिटी पे ऑब्वियसली वॉच रहेगी, लेकिन ये दोनों ही कंपनीज की एसेट क्वालिटी काफी बढ़िया है। रही बात ग्रुप फाइनेंसिंग की, तो प्रोविजनिंग जरूर बड़ी है, बट अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ और लोन बुक ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 20% के ऊपर आई है, तो दैट इज अ गुड साइन। और जैन टू मार्च क्वार्टर में नॉर्मली जो पीक क्वार्टर माना जाता है, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि डिसबर्समेंट्स बढ़ेंगे। तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस पे अगर जो आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये सारे शेयर्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, 2 हाउसिंग कंपनियां आज पेश करेंगी अपने नतीजे। टेलीकॉम शेयरों में शॉर्ट किया जाए किसी को गौरव, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में शॉर्ट पोजीशन तो बनती हुई दिखी है FNO में, और गिर सकते हैं कुछ? देखिए आरकॉम एक सेफर बेट हो जाता है कि काफी डाउन ट्रेंड में गए, शॉर्ट्स बने हैं, तो मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन पुट ऑप्शंस के जरिए आरकॉम में प्ले किया जा सकता है। आइडिया है जो काफी लुक्रेटिव है, लेकिन 68 के नीचे इसको शॉर्ट कीजिए फ्यूचर्स में, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 69, 25 का होगा, और नीचे में आपको 66, 65 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, यहाँ पे एकदम सपोर्ट्स के आसपास है, तो काफी रिस्की हो सकता है आइडिया को शॉर्ट करना। यहाँ पे थोड़ा निचले लेवल्स पे आएगा तो आप शॉर्ट कीजिए। मानस, टाटा मोटर ज्यादा अच्छा लगता है आपको या टाटा मोटर का DVR? हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि CLSA की जो रिपोर्ट है वो तो बहुत एग्रेसिव है। 585 से टारगेट 650 का उन्होंने किया है, और अब उनको दरअसल घरेलू ऑपरेशंस पर भी पसंद आने लगे हैं। पहले तो JLR पर वो सबसे ज्यादा बुलिश रहते थे। दोनों ही शेयर देखिए प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत हैं। दोनों में बेहतर कौन सा चलेगा? देखिए दोनों ही के चार्ट काफी कुछ सेम है, मतलब इस पे चॉइस देना मुश्किल है, बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो टाटा मोटर्स ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि क्लियर ट्रेंड दिखता है। 265 से हमने रैली देखी थी और मेरे ख्याल से 593 तक की रैली देखी थी। स्टॉक करेक्ट हुआ, एग्जैक्टली 50% इंटरेस्ट में लेवल पे सपोर्ट लिया, और पिछले करीब 2-3 हफ्ते से अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 550 से 560 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, और स्पेशली जब तक ये 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि आई थिंक 488 के आसपास है, तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर आज के लिए। फिलहाल चलिए, प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है। बता दूं आपको, आधा पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, 10 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। तो शांत शुरुआत होगी। एशिया को लेकर कोई पैनिक नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत गिर जाएंगे। सिर्फ 2 स्टॉक है जो 1-1%, 3 स्टॉक रादर जो 1-1% कमजोर दिख रहे हैं, इन्फोसिस, सिप्ला और NTPC। ये 3 शेयर थोड़े कमजोर हैं, बाकी कोई खास गिरावट वाले नहीं। अंबुजा 1.25% ऊपर है, कोल इंडिया 1.25% ऊपर है, और आइडिया 1% ऊपर। तो ये 3 शेयर मजबूती के साथ खुलेंगे। चौथा शेयर जो मजबूत खुलेगा वो है अविनाश को पसंद BPCL, जहां पर 1% की तेजी प्री ओपनिंग सेशन में दिख रही है। आइए खबरों वाले स्टॉक्स कैसे सेटल हुए वो भी आपके सामने रख दूं। HT मीडिया टॉप गेनर है, 8% ऊपर दिख रहा है। सिकाल लॉजिस्टिक्स को जो ऑर्डर मिला 305 करोड़ का, 5% ये स्टॉक मजबूत दिख रहा है शुरुआती कारोबार में। अंसल हाउसिंग 6% मजबूत मुझे नजर आ रहा है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट, जिन्हें कुछ खबर थी क्या मिला है, 62 करोड़ के हाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचे, तो ये शेयर 4% मजबूत खुल रहा है। फिनिक्स मिल्स, DCB बैंक देखिए हाँ 2.5% ये मजबूत है। तो रिजल्ट का असर यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। TV 18 और नेटवर्क 18 ने रिजल्ट पेश किए, यहाँ पर थोड़ी कमजोरी आपको नजर आएगी इस वक्त। उसके अलावा नतीजों के लिहाज से MCX देख लें
एमसीएक्स 1.5% ऊपर खुल रहा है, कमजोरी नहीं है एमसीएक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली टिक पर सेंसेक्स और निफ्टी में। इस वक्त आप देख सकते हैं 14 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है आज की पारी की शुरुआत। दबाव कहां से? इन्फोसिस 1.5% नीचे, एनटीपीसी 1% नीचे, सिप्ला 1% नीचे, हिंडाल्को आईसीआईसीआई बैंक से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल भी कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ा दबाव तो इन्फोसिस की तरफ से ये जो फिर से 2% फिसलता हुआ। मजबूत कोल इंडिया है 1.25% मजबूत है, आइडिया 0.5% मजबूत, टाटा मोटर्स 0.5% मजबूत। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। निफ्टी 8,380 पर 20 अंकों के नुकसान के साथ। पीडीलाइट टॉप लूजर 2.5% नीचे है वायदा कारोबार में, उसके ठीक पीछे है इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, TV18, एक्साइड, ये कुछ एक मिड कैप्स हैं जो कमजोर होते दिखेंगे आज के सेशन में। कोल इंडिया टॉप गेनर 1.25% की मजबूती के बाद, उसके बाद जेट एयरवेज 1% ऊपर, डीएलएफ और डीसीबी में मजबूती के साथ कारोबार आधा %। तो बेहद शांत कारोबार दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से फिसले, ऐसा नहीं कि स्टॉक्स 2-2, 5-5% गिरे हो। मुश्किल से 40 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, 17 अंक नीचे निफ्टी है, 1/4% का दबाव मिड कैप शेयरों में भी, और बैंक निफ्टी भी 25 अंक नीचे खुलता हुआ। तो शांत शुरुआत भारतीय बाजारों की। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए एचटी मीडिया को हम आपसे कह रहे थे प्रिंट मीडिया के शेयरों पर रखिए नजर। ऐसे कमजोर बाजार में 7% मजबूत है, 8% की तेजी एचटी मीडिया में देखने को मिल रही है। तो ये तो काफी ऊपर खुल गया, और 85 का टारगेट जो आप दे रहे थे वो तो खुलते ही हासिल हो गया। अब दूसरे स्टॉक्स पर देखते हैं तो ये डीबी कॉप खुला है, थोड़ा नरम खुला है, और जागरण प्रकाशन और HMBL हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट को पसंद था, देखिए इस सेक्टर में, वो तो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। सिकाल लॉजिस्टिक्स एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए जहां पर खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है, 3% ऊपर। अच्छा, फर्टिलाइजर कंपनियां मजबूत खुली हैं। RCF में देखिए 2.5% की तेजी होती हुई। PSU स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि सरकार इस हफ्ते बैठक करने वाली है जिस पर कैपिटलाइजेशन का अमाउंट तय होना है, 25,000 करोड़ रुपए कौन कौन से बैंक्स को मिलेगा, इस पर रखिएगा नजर। तो SBI देखिए मजबूती के साथ आज खुलता हुआ आपको दिख रहा है। छोटे मझौले शेयरों में आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, बाजार थोड़ा सा सुस्ती के साथ खुला है, लेकिन कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। हाउसिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, लो कॉस्ट हाउसिंग से जुड़े हुए, और कुछ प्रिंट मीडिया की कंपनियां। बिल्कुल, तो जहां खबर है वहीं पर एक्शन है, और बाकी स्टॉक सुस्ती के साथ। तो एक चीज तो हेमंत है कि कोई बहुत कमजोरी भी नहीं हो रही। अभी तक हमने शुक्रवार का लो 8,373 को तोड़ा नहीं है। कल हमने शुक्रवार को हमने यही कहा था कि ये अहम सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे इंट्राडे में वीकनेस होगी। उस लेवल को शुक्रवार को भी नहीं तोड़ा था, अब तक शुक्रवार के लोज को तोड़ा नहीं है। तो ये एक राहत की बात आपके लिए नजर आएगी। 8,380 क्या ट्रेड है इस वक्त ओपनिंग पर निफ्टी पर? वागले साहब बताएं जरा। अनिल जी, थोड़ा वेट करना चाहूंगा। हल्का सा नेगेटिव है जैसे आप बोल रहे थे। इसका मेन कारण है कि ओपन हाई है, तो कल का लो अगर जो 8370 है लगभग, उसके नीचे ट्रेड होता है तो एक 30-40 पॉइंट की डाउन साइड देख सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा वो ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा। आज भी दिक्कत दरअसल आईटी सेक्टर से ही है। देखिए इन्फोसिस अब 2% नीचे, हम आपसे कह भी देते हैं एडीआर देखिए फिसला है 5% के आसपास, और इन्फोसिस में 2.5% की गिरावट हुई थी। तो देखिए यहां पर बड़ी गिरावट, कैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आई है। माइंडट्री सेकंड टॉप लूजर है, आप देखिए एफएनओ में। टेक महिंद्रा 1.25% नीचे है, HCL टेक 1% नीचे है। तो ये सारा का सारा आईटी पैक जो है ना, वही दरअसल आज फिर से मार्केट पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। शुक्रवार का हैंगओवर आज भी जारी है। ये बताइए एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बन रही है गौरव, और एग्रेसिव ट्रेडर्स को क्या अभी भी मौके हैं या निकल गए मौके? देखिए शॉर्ट पोजीशंस बनी है इन्फोसिस में। टॉप शॉर्ट्स में अगर आप देखेंगे, टॉप ओआई गेनर्स में आप देखेंगे तो इन्फोसिस भी था उसमें टॉप 5 टॉप 7 में। तो मुझे लगता है अगर ये 960 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 962 963 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे में आपको एक बार ये 940 935 के लेवल्स दिखा सकता है। और TCS है वो भी थोड़ा सा भी वीक लग रहा है मुझे, तो 2250 के स्टॉप लॉस आप वो सेल कर सकते हैं। नीचे में एक बार 2200 2180 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ओके, एक स्टॉक हेमंत जहां पर थोड़ा वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिख रहा है वो है डॉक्टर रेड्डीज। आपके सामने लेकर आएंगे। आज डॉक्टर रेड्डी में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। 0.12% हिस्सेदारी डॉक्टर रेड्डी की बदली है। 2,12,000 शेयरों का एक डिलीवरी ट्रेड हुआ है। बड़ा ट्रेड 2,985 के दाम पर, जी हाँ उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो बड़े दिनों बाद डॉक्टर रेड्डी में वॉल्यूम वाला ट्रेड आता हुआ दिखा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देख ली जाए एक बार, किस तरह का कारोबार डॉक्टर रेड्डी में होता हुआ दिख रहा है। 0.5% ऊपर, 0.5% ऊपर है, 3,000 के पार निकलता हुआ। तो एक बड़ा ट्रेड हुआ है, शायद
लोगों को ये लग रहा है कि बिकवाली का दबाव थोड़ा कम हुआ है, लगता है काउंटर से एक ट्रेड हुआ है 2 लाख शेयरों का, बड़ा वॉल्यूम कहा जाएगा क्योंकि 0.12% हिस्सा निफ्टी का स्टॉक है। गौरव, डॉक्टर रेड्डी पर कोई राय बनती है आपकी? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? देखिए, हम सपोर्ट्स के आसपास है तो वो लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। 29.75 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली टारगेट तो नहीं लग रहा, लेकिन 3050 के लेवल्स एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। वो अगर सस्टेन हो गया तो फिर 3120, तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। सपोर्ट्स के आसपास है वो लिहाज से। ओके, और देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज देखिए सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये सब मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जो खबर है उसका फायदा मिल रहा है और यही बाजार को थोड़ा सा, निफ्टी को खासतौर पर थोड़ा सा सपोर्ट, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आज एक और ऐसा सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और बहुत सरप्राइजिंग है। अब देखिए एविएशन पैक में जेट एयरवेज मजबूत है। खबर तो खराब आई थी, पेट्रोल डीजल बढ़े हैं तो बाजार मानकर चलता है कि ETF की कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। खराब क्या है? इन्फोसिस देखिए, आईटी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसीलिए बाजार संभल नहीं रहा है। और आईटी सेक्टर को अगर आप नीचे हटा दें तो बाजार दरअसल आज भी ऊपर है। अगर वो कंट्रीब्यूटर्स लाएं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कितना पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फोसिस और कितना पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे आईटी स्टॉक्स। बाकी बाजार तो ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि बैंक के हरे निशान में 10 पॉइंट इस समय तो इन्फोसिस ही अकेला है जो बाजार को नीचे खींच रहा है और TCS भी करीब करीब 2 पॉइंट नीचे खींचता है। अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया और यही बात हम कर रहे थे कि 6 दिनों से बैंक निफ्टी हरे निशान में और बैंक निफ्टी 18,800 19,000 की रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये सरकारी बैंकों वाली खबर नहीं होती तो शायद बैंक निफ्टी आज नीचे फिसल जाता, लेकिन वो बाजार को सहारा दे रहा है। तो आप देखिए ICICI बैंक कमजोर है लेकिन उसके बावजूद दूसरे बैंक सहारा देते हुए, येस बैंक और HDFC बैंक, 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखिए अब थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हुए ये भी हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं और बैंक ही संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बैंक से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी ने पहले मजबूती की शुरुआत की, तो ये एक अच्छा संकेत है साफ तौर पर यहाँ पर खरीदारी के लिए। आज से स्टॉक 2020 के कुछ सुपरस्टार्स, HT मीडिया, पेनिनसुला, सिकाल, प्रिसीजन, ये तमाम वो शेयर हैं जो नीरज ने अपनी टीम में शामिल किए थे आज बैटिंग करने के लिए। और हेमंत की टीम के सुपरस्टार्स देख लीजिए, अंसल हाउसिंग, गणेश हाउसिंग, MRPL, गति और पटेल, ये तमाम शेयर हैं जो मजबूती के साथ कारोबार करते हैं। बिल्कुल, तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखना होगा वो सहमति बन जाती है नहीं। 9 मीटिंगों में आप देखिए 3 मीटिंगें तो खराब ही रही हैं और अगर ये सहमति बन जाती है तो लॉजिस्टिक स्टॉक शायद और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट में भी तेजी देखने को मिल रही है। खबरें तो अच्छी आई हैं दरअसल प्रिंट मीडिया के लिए, लेकिन जी एक और ऐसा स्टॉक है जो हरकत में है इस समय। और आप देखिए आइडिया जैसे स्टॉक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला था। शुक्रवार को बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, आज ये भी उछाल दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। तो बाजार बहुत ठंडा है, कुछ खास बड़ा एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप देखिए खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था हरक्यूलिस हॉयस्ट जैसे शेयरों में तेजी थी, आज देखिए 3% मजबूत है। एटलस साइकिल बड़ी दौड़ लगा रहा था, 42-45% पिछले हफ्ते इस शेयर ने दौड़ लगाई थी और आज भी देखिए हरक्यूलिस हॉयस्ट में तो कम से कम तेजी देखने को मिल रही है और एटलस साइकिल भी मजबूत है। याद है हम इसकी बात कर रहे थे कि ये शेयर ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। सर्किट 20 से 10% कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी मजबूत है। अच्छा, एक शेयर अगर बाजार कमजोर नहीं होना है, जैसा कि दिख रहा है कि SGX के तर्ज पे हम कमजोर उतना हो नहीं है, तो फिर एक शेयर जो आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से बताऊं, DLF। ये स्टॉक भागने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, सब्जेक्ट क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, मिड कैप हो गया, पहले लार्ज कैप हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन जो पोजीशन बन रही है हेमंत, अगर ये बाजार यहां से अगर घूम गया तो फिर ये भागेगा बड़े तेजी से। DLF के चार्ट देखिए वागले साहब, क्या आपको दिखता है चार्ट्स पर? अनिल जी मैं पॉजिटिव रहूंगा। 127.10 का ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 125.80 126 के नीचे। 126 का लंबा होगा। FNO में 5,000 का लॉट है। 1%। अच्छा वो उस लिहाज लॉट साइज से आप लॉट साइज से मैं देखता हूँ क्योंकि ट्रेडर की साइकोलॉजी है 5-10,000 फेयर। लेकिन ये टॉप मुझे लगता है टेस्ट करेगा, शायद ब्रेक करेगा, जो कि 129 है और उसके बाद जो मूव आएगी वो सीधा 135 तक ले जाएगी। तो फिलहाल तो मैं 129, 129.50 की बात करूंगा और फिर 134, 135। बिल्कुल, और इस सेक्टर के लिए देखिए खबरें भी बहुत जबरदस्त आई हैं। शनिवार को एक्सपेक्टेशंस कहीं से कुछ थी नहीं है, किसी को आइडिया नहीं था, बहुत
लूटा। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और बात है, हाँ आप ये कंप्लीट करें, उससे पहले बताऊं कि लोगों के पास मौका खरीदने का डीएलएफ ही है, क्योंकि आईबुल रियल वो वायदा कारोबार के बैन में, बिल्कुल बैन। एचडीएल में ये एसेट्स है नहीं, ठीक, बाकी बचे कैश के स्टॉक्स, तो जिनको खरीदना उन्हें डीएलएफ ही खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए ये सारे ही स्टॉक्स आप टॉप 5 गेनर्स उठा के देखिए, आज ऐसे कमजोर बाजार में रियल एस्टेट ही है, और तीनों रियल एस्टेट है। और हम आपसे कह रहे थे सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, और देखिए ऐसा हो भी रहा है। और डीएलएफ में अगर वो रेंटल कारोबार वाली खबर आ जाती है तो एक बड़ा ट्रिगर होगा, आधा डेट हो जाएगा इनका। बस अब यही है कि वो खबर कब आती है, लेकिन आएगी तो बहुत बड़ी राहत। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि अब जब रीट्स में म्यूचुअल फंड का निवेश अभी जो शुरू हो रहा है, तो अल्टीमेटली सी होगा क्या, सपोज आज आप और हम अगर फिक्स इनकम में पैसा रखना चाहते हैं, हमें रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एफडी में पैसा लगा लें, जो अगर 30-35% आप ब्याज टैक्स कटवा के देखते तो मुश्किल से 4% आपके हाथ में आता है। ठीक बात है। वहीं रीट्स में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में 7 से 8%, 9% तक का रिटर्न बैठता है, तो काफी इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो रीट्स में पैसा लगाना तैयार करेंगे, और ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये शेयर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बढ़िया बात हो सकती है आज चलते हुए। बिल्कुल। चलिए, तो इस सेक्टर पर रखिए नजर, लेंगे इस नोट पर अपने एक्सपर्ट से विदा। जहाँ अविनाश गोरक्षकर जी हैं, संदीप वागले साहब हैं, गौरव बिस्सा जी हैं, मानस जायसवाल जी हैं, इन सबसे विदा लेने का समय है। और हमारे साथ जुड़ेंगे उदयन मुखर्जी जी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज। बाजार में रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और रिकवरी आती दिख रही है बैंक निफ्टी से, जहां पर अब 40 अंकों की मजबूती हो चुकी है और 1/4% ऊपर है बैंक निफ्टी। निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स किसी भी वक्त आपको हरे निशान में दिखेगा, और सबसे बढ़िया बात क्या है आज, वो ये कि 730 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 640 शेयरों में कमजोरी। कोल इंडिया, जैसा कि हम कह रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर टिकेगा नहीं, भले ही दाम बढ़ाएं, और आप देखिए कोल इंडिया में कमजोरी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बजट से पहले जो ये तेजी बनती हुई दिखी है अच्छी खासी, क्या और यहां से अपसाइड बनती है, या फिर 8,500 को पार करना काफी मुश्किल होगा, इन लेवल्स पर थोड़ा अटकेंगे, रुकेंगे, क्या लग रहा है सर? गुड मॉर्निंग अनिल। पहले तो मैं आप सबको और आपके दर्शकों को 13 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया जर्नी पिछले 13-14 साल से मार्केट के लिए किया है, और उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देता हूं, आप पूरा टीम को और आप सब सारे दर्शकों को। थैंक यू सर। मार्केट में बहुत अच्छा रैली हुआ है, 7900 से 8400, 500 पॉइंट का रैली कोई मामूली बात नहीं है। और इसका कारण एक तो है कि बजट से एक्सपेक्टेशंस चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार पैसे डालते जा रहा है मार्केट में। ये वैल्यूएशंस 84-8500 के आसपास से मैं कहूंगा मार्केट थोड़ा यहां पे कंसोलिडेट कर सकता है बजट तक। इसका कारण एक है, आप देखेंगे पिछले 2 दिन से डोमेस्टिक बाइंग में थोड़ा सा कमी नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से हमने ये ट्रेंड काफी बार देखे हैं कि मार्केट जब गिर जाता है, आजकल पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स घबरा जाते थे, रिडेम्पशन आ जाता था। आजकल मार्केट जब रैली हो जाता है 7-8%, उसके बाद इनफ्लोस कम हो जाते हैं, और उसमें आप थोड़ा सा रिडेम्पशन भी देखते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस से आप पूछेंगे तो उनका भी एविडेंस ये है कि हाई लेवल्स पे मार्केट थोड़ा रिडेम्पशन देखता है। पिछले 2 दिन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा बिकवाली भी किया है। मैं कहूंगा कि यहां से डोमेस्टिक फ्लोज, जो मार्केट का सबसे बड़ा टेक्निकल सपोर्ट है, वो थोड़ा कम होते जा रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वैल्यूएशन बढ़ चुका है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे हम बजट के नजदीक आ रहे हैं, कुछ तो काफी अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अनसर्टेन उम्मीदें भी है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, FIIs पे जो टैक्स की अनसर्टेनिटी चल रहा है, उसका चलते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और ये ब्लैक मनी पर जो अटैक चल रहा है गवर्नमेंट का,
क्या ये बजट में और प्रकट हो जाएगा और इसके कारण क्या ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये 2-3 चीज मेरे ख्याल से थोड़ा निवेशक के मन पे थोड़ा सा दबाव डाल रहा है। तो ये सब देखते हुए मैं कहूंगा कि 84-8500 के आसपास अगर मार्केट एक बार रुक के थोड़ा कंसोलिडेट कर लेते हैं, बजट को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा रुख अपनाना चाहिए। अच्छा सर, अर्निंग सीजन की शुरुआत जितना डर लग रहा था उतनी खराब नोट पर हुई नहीं, मगर फैक्ट ये है कि इन्फोसिस और टीसीएस के ठीक ठाक नंबर्स के बाद ये शेयर भी नहीं चल रहे हैं। आईटी सेक्टर को आपने किस तरह से लीड किया और अर्निंग सीजन की शुरुआत को आपने किस तरह से पढ़ा? देखिए हेमंत, पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नोट करेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेशंस आईटी कंपनी से कितना नीचे चला गया है। आप कह रहे हो कि इन्फोसिस का नंबर ठीक ठाक रहा है। इन्फोसिस का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ नीचे है, पूरा साल का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक नीचे कर दिया गया है, और सारे ब्रोकरेज को आप देख लीजिए, अगले 2 साल का ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 9% है। अगर ये बहुत अच्छा नंबर है तो खराब नंबर क्या है? तो मैं नहीं मानता हूं कि ये इन्फोसिस का नंबर सॉलिड था। मैंने बहुत एनालिस्ट का रिपोर्ट देखा है कि स्टेडी क्वार्टर, सॉलिड क्वार्टर। ये कौन सा स्टेडी क्वार्टर है कि सब कुछ मेट्रिक नीचे जा रहा है, आपने एबिट मार्जिन को होल्ड कर लिया और स्टेडी क्वार्टर हो गया। एक ही चीज इन्फोसिस के दिशा में है और तरफ में है, वो है उसके वैल्यूएशंस। बाकी सारे मेट्रिक उसके अगेंस्ट है, उसीलिए स्टॉक 950 में वापस आ गया है। मैं नहीं मानता हूं कि इस कंपनी के रिजल्ट में बहुत ज्यादा एनकरेजिंग कुछ दिखाया हमने। ये एक लीप ऑफ फेथ है कि इन्फोसिस इतना गिर गया, इतने क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशंस इतना अट्रैक्टिव हो गए, तो अभी ले लेते हैं, बाद में सुधार तो आ ही जाएगा। सुधार आया नहीं है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि सुधार तो आ ही जाएगा 1-2 क्वार्टर में। तो मैं कहूंगा कि जिस कंपनी में ग्रोथ अभी दिख नहीं रहा है और आप सिर्फ वैल्यूएशंस के लिए खेल रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा आप स्टॉक ले सकते हो, लेकिन अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन को भी मॉडरेट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में बहुत बड़ा बुल मार्केट शुरू होने वाला है, उसके लिए आपको काफी एविडेंस देखना पड़ेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो इस क्वार्टर में तो बिल्कुल ही मुझे नजर पे नहीं आया। मेरे ख्याल से स्टॉक 900 और 1025, 1030 के बीच में एक दायरे में घूमता रहेगा अभी। सर, एक इंटरेस्टिंग न्यूज जो आ रही है, काफी लंबे समय से इंतजार था जिसका, कि सरकारी बैंक्स में इस हफ्ते सरकार 25,000 करोड़ रुपए डाल सकती है। क्या सरकारी बैंक्स को कुछ फायदा मिलेगा? इसके दम पर कहीं कोई शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए या फिर बड़ी तेज दौड़ लगा चुका है बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयर, थोड़ा सावधान रहे? देखिए, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन आप ये पूछ लीजिए कि आज क्या बैंक के पास पैसे की कमी है लेंड करने के लिए? आप किस बात में खुश हो रहे हो कि थोड़ा और गवर्नमेंट कैपिटलाइज कर देगा और ये बैंक अभी बहुत ज्यादा लेंड करके ग्रो कर सकता है? बैंक का ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास लेंड करने के लिए पैसा नहीं है। कोई भी टीयर 1, टीयर 2 आप देख लीजिए, बैंक का प्रॉब्लम यह है कि कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोन वो पहले दे चुके हैं उसका वापस आने का कोई रुख नहीं दिख रहा है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो एसेट क्वालिटी और क्रेडिट ग्रोथ ये बैंक का प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल डीमोनेटाइजेशन के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर गवर्नमेंट और थोड़ा कैपिटलाइज करता है बैंक्स को, 1-2 दिन का थोड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा बैंक के लिए। बैंक को फायर करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप होना चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप होना चाहिए, लोगों को लाइन लगा के आना चाहिए बैंक के पास कि हमें क्रेडिट दो, तभी बैंक का टॉप लाइन बढ़ता है। और अभी वो निशान हमें नहीं दिख रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, उसके बाद भी क्रेडिट ग्रोथ पिकअप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा ऊपर भागना यहां से मुश्किल है। इनका मार्केट शेयर लॉसेस चलता रहेगा, और अगर आपको खरीदना ही है तो आप सबसे बड़े बैंक इस सेक्टर में जो है उसी के साथ रहिए। और मैं कहूंगा कि इन्वेस्टेबल जो यूनिवर्स है मेरे बुक में पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो 2 बैंक का है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके नीचे ना ही देखे तो अच्छा है। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 बेहतरीन शेयर हैं इस पैक में। लेकिन सर, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पीएसयूज के लिए जो है वो मांग बढ़ रही है, अच्छा चल रहे हैं ये स्टॉक्स। कोई कह रहा है सरकार ज्यादा डिविडेंड चाहती है तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं, बोनसेस दे रही हैं एक के बाद ये कंपनियां। आपका व्यू क्या बन रहा है पीएसयू पैक पर, और आपको उसमें से कोई सेक्टर पसंद है? मिसाल के तौर पर उसमें से पावर सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आपका फेवरेट क्या है?
देखिए, पावर सेक्टर एक बिजनेस कारण से दौड़ रहा है। जैसे एनटीपीसी ने एक छोटा सा एक्विजिशन किया है, वो देख के लग रहा है कि ये कंपनी एक कितने साल का एक लेथार्जी के बाद कुछ सोच रहा है अपने ग्रोथ के बारे में, और वो एक एनकरेजिंग साइन है। पावर ग्रिड का तो स्टॉक काफी अच्छे परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर रहा है। ये सारे स्टॉक्स, इनके बिजनेसेस मजबूत है। एक कारण हो सकता है ये रैली का कि बीईएमएल में जो स्ट्रेटेजिक सेल की बात चल रहा है, वो देखते हुए मार्केट थोड़ा एक्साइटेड है कि ऐसे शुरुआत है और काफी ऐसे स्ट्रेटेजिक सेल्स होगा, और फिर पीएसयू का ये बास्केट का पूरा एक चेंज हो जाएगा आउटलुक का बिजनेस का। देखते हैं हम बीईएमएल का शेयर कैसे होता है। अगर ये सच में होता है कि स्ट्रेटेजिक सेल्स गवर्नमेंट और कर सकता है, तो ये एक काफी पॉजिटिव होगा पब्लिक सेक्टर शेयर्स के लिए, और इसके चलते हुए थोड़ा अपसाइड आप देख सकते हो। लेकिन ये माहौल ऐसा नहीं है शायद जिसमें बहुत लोग खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए, स्ट्रेटेजिक शेयर खरीदने के लिए, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में। सो हमें देखना पड़ेगा कि इसका आउटकम कितना सक्सेसफुल होता है। मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि जब ये गवर्नमेंट पहले आया था 2014 में, तब भी एक पब्लिक सेक्टर शेयर में बहुत बड़ा रैली हुआ था, और मार्केट का ये उम्मीद था कि अभी तो पब्लिक सेक्टर बैंक का पूरा एकदम आउटलुक ही बदल जाएगा, क्योंकि जैसे उसका कैपिटलाइजेशन होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आएंगे। वो 2 साल से कुछ ऐसे हुआ नहीं है, स्ट्रेटेजिक सेल्स तो हुआ ही नहीं है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसे कुछ बहुत बड़ा बिजनेस टर्न अराउंड भी नहीं हुआ है। अभी देखते हैं, अभी फिर से एक होप का माहौल चल रहा है, क्या होता है। मैं तो कहूंगा 50% जो पीएसयू स्टॉक्स है वो एकदम बेकार स्टॉक्स है बिजनेस वाइज, लेकिन अभी एक सेंटिमेंट और मूड की बात चल रहा है, तो अभी इसके कारण स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं कहूंगा अगर पीएसयू में रहना है तो आप अच्छे बिजनेस चुनिए, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे सॉलिड बिजनेसेस हैं। लेकिन जो चल रहा है अभी वो तो कुछ दूसरे टाइप का ही बिजनेस है। अच्छा सर, अभी तक जो नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई, इसमें प्राइवेट बैंक्स नतीजों के लिहाज से बड़े मजबूत दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है। तो क्या इसी तरह के नतीजों की उम्मीद सरकारी बैंक से भी की जाए, या फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से ही देखना ठीक है? देखिए, पूरा सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ नंबर आपने देखा है, वो बहुत ही खराब है। अभी सभी अच्छे बैंक, बुरे बैंक सब मिलकर ही तो सेक्टर होता है और क्रेडिट ग्रोथ का नंबर आता है। तो मैं कहूंगा कि आप ये मत मान के चलिए कि सारे बैंक्स के नंबर इंडसइंड बैंक जैसे होगा, वो तो बहुत आश्चर्य की बात होगा। और इसी से जुड़ा हुआ और एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा अनिल, कि ये जो कुछ नंबर्स आए हैं, इसको देख के काफी लोग ये कंक्लूजन पे जा रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन ने हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया है, और इसी का आप नतीजन ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में देख रहे हो। इसमें मैं एक चेतावनी दूंगा आपको कि केयरफुल रहिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में काफी इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हुआ है डीमोनेटाइजेशन के बाद। हमारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन बहुत इन्वेंटिव है, उनके दिमाग बहुत तेज होता है, तो काफी कुछ किए होंगे। अंडर इनवॉइसिंग कोई करके बैठा है, कोई ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया होगा पैसे लेके, कुछ लोग जिनके पास कैश पड़ा था घर पे, वो अपने घर की मरम्मत कर लिया, पेंटिंग कर लिया, वो कर लिया। तो ये सब नंबर्स पे आप जब आएगा तो आप देखेंगे, बोलेंगे अरे बाप रे, एशियन पेंट्स का सेल्स तो ऊपर है, तो कौन सा डीमोनेटाइजेशन से हम घबरा रहे हैं, सेल्स तो एक्चुअली ऊपर गया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कैश यूटिलाइज करने के लिए एक प्रीएम्प्ट कर लिया लोगों ने अपने कंजम्पशन को, और 31 दिसंबर के बाद ये सब आपको दिखेगा नहीं। कुछ लोगों ने अपना इनवॉइसिंग पैटर्न चेंज कर लिया होगा, जो 31 दिसंबर के बाद दिखेगा नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डिस्पोंडेंट हो जाना चाहिए, बहुत मायूस हो जाना चाहिए नंबर्स के बारे में, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड भी मत होइए। पहले जैन टू मार्च का नंबर भी देख लीजिए, ये कंक्लूड करने से पहले कि डीमोनेटाइजेशन ने हमारे इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था और अर्निंग्स को बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचाया है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में काफी इरेगुलर पैटर्न्स हैं जिसको आपको ख्याल में रखना होगा। ओके। अच्छा सर, एक और बात, जो इस वीकेंड पर सेबी की बोर्ड बैठक थी और जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि रीट्स में म्यूचुअल फंड भी 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या वाकई में कुछ फायदा होगा रियल एस्टेट कंपनियों को इस डिसीजन से? देखिए, हो सकता है इनसे, क्योंकि मैंने भी सुना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो डिमांड प्रॉब्लम होगा, अगर इंस्टीट्यूशनल चैनल से, जो ब्लैक मनी वाला चैनल नहीं है, इसमें कैपिटलाइजेशन आ जाता है तो इस सेक्टर में काफी सुधार हो सकता है।
लेकिन मुझे लगता नहीं है ये सारे कंपनीज को बेनिफिट करेंगे। तो मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी या पेन शायद 2, 3, 4 क्वार्टर यहां से चलता रहेगा और इसमें इमीडिएटली बहुत ज्यादा सुधार आने की कोशिश और उम्मीद तो मेरा नहीं है, क्योंकि एक वेल्थ इफेक्ट पे झटका लगा है। ब्लैक मनी तो एक इश्यू है, दूसरा जो लोगों को वेल्दी महसूस होने का जो इंपॉर्टेंट एक फीलिंग होता है वो भी काफी कम हो चुका है और वो एक क्वार्टर में चला नहीं जाता है। तो रियल एस्टेट मेरा फेवरेट सेक्टर अभी नहीं होगा। ये मैं मान रहा हूं कि इसमें स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं, तो इंडिविजुअल पॉकेट्स में कोई वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, लेकिन अभी अगर मार्केट में आप देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। राइट, चलिए तो ये रहा है रियल एस्टेट पैक पर। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ी सी रैली बनती हुई दिख रही है। आईओसी देखिए 1.25% ऊपर, एचपीसीएल भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और इंटरेस्टिंगली आज जेट में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इन तमाम शेयरों पर राय देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज, उनसे जानेंगे उनका व्यू क्या है निफ्टी पर इस समय और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स उनको पसंद आ रहे हैं इस समय चार्ट देखकर। 30 अंक नीचे है सेंसेक्स, 15 अंक नीचे निफ्टी और मिड कैप शेयरों में मामूली सी कमजोरी है। मामूली सी कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखेगी, लेकिन अच्छी बात है कि इन सबके बावजूद बढ़ने वाले शेयर है 775, गिरने वाले शेयर है 675, यानी कि थोड़ी सी राहत के संकेत हैं इस वक्त बढ़ने वाले शेयरों की तरफ से। हालांकि देखिए उतार चढ़ाव वाला मामला दिख रहा है, लेकिन बाजार ने गिरना बंद कर दिया और उसके बाद अब स्मॉल कैप शेयर थोड़ा सा चलना शुरू है। स्मॉल कैप इंडेक्स पर एक बार नजर डाल ली जाए, देख लेते हैं वहां पर कितनी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर अगर बाकी कोई इंडेक्स ऊपर नहीं तो ये तो होना ही चाहिए। जी हाँ, देखिए 15 पॉइंट ऊपर है मामूली हरे निशान के साथ। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट सुदर्शन सुखानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं S2Analytics.com के। सुदर्शन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। 7,900 से नॉन स्टॉप तेजी हुई है निफ्टी पर, 8,400 8,450 के आसपास। क्या लगता है सर, बजट तक क्या टारगेट्स हो सकते हैं निफ्टी के, और अगर कुछ और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आप बताना चाहें तो वो भी बताएं। जी नमस्कार। और हम जो अच्छी तेजी का माहौल अभी बना हुआ है वो शायद बरकरार रहेगा। देखिए अनिल जी, बजट तक का क्या माहौल, क्या निफ्टी के लेवल्स आएंगे ये किसी को मालूम नहीं पड़ता है। ये समझ आता है कि 2017 में तेजी का माहौल रहेगा, तो हमको एज अ ट्रेडर, व्यापारी की हैसियत से या निवेशक की तरह से खरीदने का ही मौका ढूंढना चाहिए। तो 2017 अपबीट और बुलिश रहना चाहिए, इतना समझ में आता है। और अगर खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए तो इस समय जब हम आज ये बात कर रहे हैं, पिछले 20-25 दिनों से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है, और शायद ये 2017 फिर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का वर्ष बनेगा। तो जहां मौका पड़े अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स आप निवेश के लिए कुछ सप्ताह या महीनों की ट्रेडिंग के लिए खरीदिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी जहां तक हो सके मिड कैप्स पर करें। निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहां मिलेगा। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से तो देखिए ये पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। सुखानी सर, आपकी नजर इस पॉकेट में कौन से सेक्टर्स पर है, और उस सेक्टर के भीतर के स्टॉक्स भी बताइए। जी देखिए, मिड कैप्स में अच्छी क्वालिटी के सभी शेयर खरीदने लायक बनेंगे जब भी वहां हल्का सा करेक्शन आए, डिप आए। जैसे उदाहरण के लिए भारत फोर्ज एक अपने बियर मार्केट से निकल के वापस ऊपर जा रहा है। LIC हाउसिंग मिड कैप का शेयर है। नॉन NBFCs में प्राय सभी शेयरों में थोड़ा ऊंच नीच रहेगा, पर माहौल तेजी का बना रहेगा। मन्नापुरम है, LIC हाउसिंग है, M&M फाइनेंस है जो कि काफी मंदी से निकल गया है। तो मिड कैप शेयर्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर है जहां की बहुत सालों की मंदी के बाद अब कुछ हल्का सा एक हल्की हलचल बन रही है, कि तेजी बन रही है, बेस बन रहे हैं जहां से शायद अच्छे ब्रेकआउट्स बन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सब सेक्टर सीमेंट है। सीमेंट में आप लोगों को निवेश करके रहना चाहिए और हर मौके पर खरीदना चाहिए इसको। ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट, बड़ी वाली तो ये कंपनियां हैं, और मिड कैप सीमेंट में भी माहौल यही है।
तो जब भी जैसे आज के दिन हल्की मंदी है या कोई ट्रेडर के लिए, निवेशक के लिए कोई करेक्शन होता है, तो सीमेंट में खरीदारी कीजिए। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो इंजीनियरिंग कंपनीज है जिसमें L&T सबसे बड़ी है, वहां पर आप खरीदने का सोचिए। IRB इंफ्रा जो कितने सालों के बेयर मार्केट के बाद अब वापस उभर रहा है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है और यूं जनरली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर ध्यान रखिए। तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स बताए सुदर्शन जी, और खासतौर से मैं देख रहा हूँ आपकी लिस्ट में ज्यादातर फिर NBFC ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। देखिए M&M फाइनेंस, मन्नापुरम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, और आप कह रहे हैं कि भाई 2017 में लंबा नजरिया रख के इन्हें खरीदें, तो फिर क्या ये लेवल्स ठीक है अभी जहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यहीं खरीद लेना चाहिए? हाँ, ये लेवल सही है और आप इस पे मैंने स्वाभाविक है ट्रेड कर सकते हैं। अब खरीद के जब आपके कुछ प्रॉफिट्स या कमाई होती है निकल जाइए, क्योंकि हर साल 3-4 करेक्शन आते ही आते हैं, पर उन करेक्शंस पर हमको खरीदने का ही ये मन बनाकर रखना चाहिए। जैसे वोल्टास है, वोल्टास इंजीनियरिंग कंपनी है, वोल्टास में अच्छी तेजी है। सीमेंस है, यहाँ भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है वहां तेजी बन रही है। अच्छा सर, IT सेक्टर इस पर क्या व्यू है? क्योंकि आज भी देखिए TCS तो जरूर थोड़ा संभल रहा है, लेकिन इन्फोसिस के लिए कोई राहत की बात नहीं है। HCL टेक महिंद्रा, सब विप्रो, सब देखिए आधे 1% नीचे है। क्या करेक्शन अभी और बाकी है इस सेक्टर में? ऐसा लग रहा है करेक्शन बाकी है, पर मैं IT में मंदी में नहीं हूं। कहीं जाके जब ये करेक्शन खत्म हो और जब हमको वापस रुझान मिलने लगेंगे तो IT में खरीदारी बनती है। जो सेक्टर काफी तकलीफ में दिख रहा है वो फार्मा है। फार्मा में देखिए कि एक साल से कितनी ऊंच नीच उठापटक हो रही है, वो शायद चालू रहेगा। फार्मा का करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा। IT में करेक्शन खत्म हो या थोड़ी मंदी और आए तो खरीदारी बनती है, पर फार्मा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सरकारी कंपनियों के शेयर बड़े भाग रहे हैं सर, आपको चार्ट पर कोई पसंद है निवेश के लिहाज से? नहीं, चार्ट पर जो शेयर्स है ना NSE पर एक्टिवली ट्रेड होते हैं वो सारे पसंद है सरकारी शेयरों में। जैसे BHEL है, BEL है, BEML है। आप ध्यान दीजिए, ये तीनों इंजीनियरिंग कंपनियां हैं। मैंने आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक रुख बताया था, ये उसी का पार्ट है। पर जो और कंपनीज है STC, MMTC, वहां हाथ मत लगाइए। लिक्विडिटी इतनी कम है, ये पता नहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्या कहानियां हैं, इनको नहीं छूना चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय स्टॉक PSU पैक पर, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल इस स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। अब अगले हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले हैं और खबरें भी चल रही हैं कि भारतीय एयरटेल इंफ्राटेल में बड़ी हिस्सेदारी बेचना चाहती भी है। इसके चार्ट देखकर बताइए सर, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, इंफ्राटेल एक लंबे करेक्शन से गुजर रहा है। आप पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसके थोड़े से चार्ट्स देखिए तो ये लगभग 500 से घटता अब 350 पर आ गया है। यहां पर ये आपको एक निवेश का बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। सो आपकी बात सही है कि ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का शेयर है, आउट परफॉर्मर रहा है पिछले दिनों में और ये आउट परफॉर्मेंस वापस होगी। देखिए, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है अनिल जी। जब मंदी में होते हैं, जब शेयर्स में डिप आता है तब हमको डर लगता है और नीचे चला जाएगा। जब तेजी आ जाती है तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। सो हिम्मत बुल मार्केट्स में खरीदने की होनी चाहिए। ये स्तर बिल्कुल सही है इसमें निवेश करने के। तो मंदी में खरीदने का मौका ढूंढे बजाय बहुत शॉर्ट करने के। सर, ये सरकारी बैंक ये अभी तक हिले नहीं है ज्यादा, प्राइवेट बैंक तो मजबूत है। तो अगर चार्ट्स के लिहाज से कहीं बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करनी है तो दोनों में से कहां खरीदा जाए? और कोई अगर स्टॉक आपको चार्ट पे मजबूत दिख रहे तो वो भी बता दें। देखिए, सरकारी बैंकों में चार्ट्स में कोई दम है नहीं। ये बीच बीच में अचानक तेजी दिखाते हैं। वो आपने देखा है किस तरह से आउट परफॉर्मेंस अचानक होने लगता है इनमें और ये वापस आ जाते हैं। और अगर हम और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, माने हर निवेशक, तो सरकारी बैंक्स में कोई एज अ क्लाइंट, एज अ कंज्यूमर मजा भी नहीं आ रहा है। तो जो निवेश करना चाहिए वो प्राइवेट बैंक्स में ही करना चाहिए। जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स की लिस्टिंग होगी, उन सब बैंकों में जो नए बैंक्स आएंगे उनको खरीदिए। इस समय येस बैंक और इंडसइंड दोनों जो बेस्ट बैंक्स हैं, और HDFC बैंक जो कि कम घूमता है, लो बीटा स्टॉक है, पर निवेश के लिए उपयुक्त है। 3 प्राइवेट बैंक्स है, येस बैंक, इंडसइंड और HDFC बैंक। ओके, तो ये है राय इस वक्त। सर, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच देखिए, हेमंत, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, लाल से। बैंक निफ्टी लाल से हरे निशान में आने की तैयारी में।
चलिए, तो बाजार का एक्शन बहुत कमजोरी का नहीं, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ी पोजीशन हल्की होती दिख रही है फिलहाल। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी आगे का एक्शन। जी हाँ, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी आपको बताएंगी। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो इस शो में जरूर पूछिएगा। सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।